हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 10 फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आप आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको उसका पार्ट नंबर जो 9 है उसका लिंक मिल जाएगा। और अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। पहला आपका क्वेश्चन है, विच कंट्री वॉन द 8th एडिशन ऑफ अ हीरो एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी हेल्ड इन इनर मंगोलिया चाइना। तो जो 8th एडिशन है आपका हीरो एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी का, ये आपका जो है 8 से 17 सितंबर को हुआ था। ठीक है, 8 to 17 सितंबर को ये आपका हुआ था और इसे जीता था इंडिया ने। और इंडिया के बाद सेकेंड कंट्री आपकी थी चाइना एंड इट इज फॉलोड बाय पाकिस्तान। ठीक है, अब एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी की बात करें तो ये आपका मेंस हॉकी टूर्नामेंट होता है जो एनुअली आपका होता है। और कौन ऑर्गेनाइज कराता है? एशियन हॉकी फेडरेशन। एशियन हॉकी फेडरेशन जो है इसे ऑर्गेनाइज कराता है। और जो इसमें विनर रहता है उसे विनर को प्राइस कितना दिया जाता है? 5 मिलियन यूएस डॉलर का इनको जो है आपका प्राइज मनी दिया जाता है विनर को। ठीक है, अब इंडिया जो है, इंडिया ने टोटल 5 टाइम ये टाइटल जीता है 2024 में। इससे पहले 2011, 2016, 2018 और 2023 में इंडिया ने जीत हासिल की थी। ठीक है, 2018 में पाकिस्तान के साथ इंडिया जो है पहले पोजीशन पर बना हुआ था। देन अवार्ड एंड ऑनर्स की बात करें तो टॉप गोल स्कोरर आपका रहा है टूर्नामेंट का यांग जुआन, जिन्होंने 9 गोल किए हैं फ्रॉम द साउथ कोरिया। अगेन साउथ कोरिया से किम जुहान जो है प्रॉमिसिंग गोलकीपर ऑफ द टूर्नामेंट। देन बेस्ट गोलकीपर ऑफ द टूर्नामेंट आपके रहे हैं वांग चियांग फ्रॉम द चाइना। राइजिंग स्टार ऑफ द टूर्नामेंट हनान शाहिद फ्रॉम द पाकिस्तान। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट आपके रहे हैं हरमनप्रीत सिंह फ्रॉम इंडिया। ये क्लियर हुआ। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा finished second with a throw of dash meters at the 2024 वांडा डायमंड लीग फाइनल्स हेल्ड इन ब्रुसेल बेल्जियम। तो यहाँ पे जो आपका वांडा डायमंड लीग हुआ था ये 13 से 14 सितंबर को हुआ था। ठीक है, एंड इसमें हमारे जो नीरज चोपड़ा जी हैं जिन्होंने सेकंड पोजीशन हासिल की थी, इनका थ्रो आपका था 87.86 मीटर का। ठीक है, इससे पहले 2022 में नीरज चोपड़ा जी ने जो है जीता था डायमंड लीग 2022 का और इनका थ्रो था 88.44 मीटर का। ठीक है, एंड ये इसी के साथ पहले इंडियन बने थे जिन्होंने डायमंड लीग ट्रॉफी जीती थी। वेरस 2023 और 2024 में ये आपके बने हुए थे सेकंड पोजीशन पे। क्लियर है हुआ। अब फर्स्ट पोजीशन पे कौन था 2024 का जो आपका ये लीग हुआ था, इसमें आपके ग्रेनेडा के एडरसन पीटर्स जो हैं इनका 87.87 थ्रो था और ये फर्स्ट पोजीशन पे बने थे। सेकंड पोजीशन पे नीरज चोपड़ा जी। थर्ड पे आपके थे जर्मनी के जूलियन वेबर जिनका थ्रो था 85.97 मीटर का। क्लियर है। नेक्स्ट इज Sitaraman Yechury, the General Secretary of a Communist Party of India, recently in September passed away. He has served as a member of Parliament, Rajya Sabha from which state between 2005 and 2017? तो इस दौरान ये कौन सी इनमें से स्टेट है जिसके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे थे फॉर द राज्यसभा? इट इज वेस्ट बंगाल। ठीक है, कौन सा स्टेट था? इट इज वेस्ट बंगाल। फाइन। नेक्स्ट इज वर्ल्ड बैम्बू डे इज एनुअली ऑब्जर्व अक्रॉस द ग्लोब ऑन। सो वर्ल्ड बैम्बू डे हम ऑब्जर्व करते हैं 18 सितंबर को और इस बार हमने इसका 16th एडिशन जो है वो ऑब्जर्व किया था। ठीक है, अब यहाँ पे आपको नोट करना है वर्ल्ड बैम्बू डे की बात हो रही है तो सबसे ज्यादा बैम्बू एरिया जो है आपका वो कौन से कंट्री का है, मतलब सबसे ज्यादा बैम्बू कहाँ पाए जाते हैं वर्ल्ड में? तो ये आंसर आपका हो जाएगा दैट इज चाइना में। ठीक है, चाइना को किंगडम ऑफ बैम्बू भी कहते हैं क्योंकि चाइना में जो है बैम्बू की 500 स्पीशीज आपकी पाई जाती हैं। ठीक है, चाइना के बाद इंडिया और म्यांमार में जो है सबसे ज्यादा बैम्बू एरिया आपका है, मतलब बैम्बू एरिया आपका कवर होता है। तो टोटल मिला के चाइना, इंडिया और म्यांमार ऐसी कंट्री हैं जो वर्ल्ड का 80% बैम्बू एरिया जो है कवर करती हैं। ठीक है, अब इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में बैम्बू कवर कितना है? 13.96 बिलियन हेक्टेयर का है इंडिया में जो है एरिया कवर होता है और इंडिया में 136 स्पीशीज आपकी पाई जाती हैं बैम्बू की। क्लियर है। इसके अलावा आपको नोट करना है जो यूनियन मिनिस्टर है नितिन गडकरी जी, इन्होंने रिसेंटली इस ओकेजन पे इनॉग्रेट किया था वर्ल्ड का टॉलेस्ट बैम्बू टावर जो बनाया गया है भव्य सृष्टि उद्योग द्वारा एटा कथिया नियर रायपुर छत्तीसगढ़ ऑन अ वर्ल्ड बैम्बू डे। ये क्लियर हुआ। और इसकी लागत कितनी थी? 11 लाख रुपए की लागत थी and its height is 140 feet. It is 140 feet tall and इसका वेट कितना है?
7,400 kg का। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ 68th जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ अ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, दैट इज IAEA के आपके 68th जनरल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट कौन बने थे? इनका नाम है सांग वोंग हैम ऑफ द साउथ कोरिया। ठीक है, ये साउथ कोरिया के आपके पर्सन है जिन्हें प्रेसिडेंट बनाया गया है और सेकेंड टाइम जो है साउथ कोरियन प्रेसिडेंट यहाँ पे बनाए गए हैं जनरल कॉन्फ्रेंस के। इससे पहले 1989 में जो 33rd आपका जो है सेशन हुआ था, जो कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसमें साउथ कोरिया के पास आपकी प्रेसिडेंसी थी। क्लियर है? अब जो कॉन्फ्रेंस हुई थी आपकी 68th जनरल कॉन्फ्रेंस, ये कब हुई थी? 16 से 20 सितंबर को ये हुई थी, वियना ऑस्ट्रिया में हुई थी। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है जो प्रीवियस आपके प्रेसिडेंट थे, प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्फ्रेंस, ये कौन थे? इनका नाम है थाईलैंड के विलावान मांगकला तनाकुल। इनका ये आपके प्रेसिडेंट बने थे, जो इससे प्रीवियस सेशन आपका 2023 में हुआ था। क्लियर है? नाउ बात करेंगे इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की, IAEA की बात करेंगे। तो ये एक आपकी एजेंसी है जिसका काम क्या है? प्रमोट करना कॉपरेशन इन द फील्ड ऑफ पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। ठीक है, आफ्टर द अप्रूवल ऑफ 81 स्टेट्स के अप्रूवल के बाद ऑन 23 अक्टूबर 1956 को ये अप्रूवल पास हुआ था। इस अप्रूवल के बाद 29 जुलाई 1957 में IAEA को आपका जो है क्रिएट किया गया था। ठीक है, इंडिया जो है शुरू से ही इसका पार्ट रहा है, एक्टिव रोल इंडिया ने यहाँ पे निभाया है। और इंडिया के फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम, जिनका नाम है डॉक्टर होमी भाभा, ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर वियना सिलेक्शन एज अ सीट ऑफ एजेंसीज। बीइंग अ डेजिग्नेटेड मेंबर, इंडिया ने सर्व किया है ऑन अ बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ऑफ IAEA सिंस इट्स इंसेप्शन। और इसके अदर डेजिग्नेटेड मेंबर्स कौन कौन से रहे हैं आपके? जैसे अर्जेंटीना हो गया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चाइना, इजिप्ट, फिनलैंड, फ्रांस एक्सेट्रा। ठीक है, अब करंट आपकी इसकी बात करें तो करंट डायरेक्टर जनरल कौन है IAEA के? इनका नाम है राफेल मैरियानो ग्रोसी, जो अर्जेंटीना के हैं और इसका हेडक्वार्टर आपका वियना ऑस्ट्रिया में लोकेटेड है। फाइन। Next is name the organization that has recently in September introduced a new framework to streamline bonus share trading. तो इनमें से कौन सी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने नया फ्रेमवर्क लाया है स्ट्रीमलाइन करने के लिए बोनस शेयर ट्रेडिंग को? इट इज वेरी सिंपल, दैट इज सेबी। ठीक है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने इसे इंट्रोड्यूस किया था और इस फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग, इस फ्रेमवर्क के तहत जो आपका बेसिकली टाइम है फॉर द क्रेडिट ऑफ बोनस शेयर्स एंड फॉर देयर एलिजिबिलिटी फॉर ट्रेडिंग, इसे आपका 2 वीक्स से कम करके अब 2 दिन कर दिया गया है। ठीक है, फ्रॉम 2 वीक्स इट इज रिड्यूस टू 2 days, दैट इज T+2 days ये कर दिया गया है फ्रॉम द रिकॉर्ड डेट। एंड ये आपका एप्लीकेबल कब से होगा? 1 अक्टूबर 2024 से आपका एप्लीकेबल हुआ है। क्लियर है? अब और क्या चेंजेस यहाँ पे किए गए हैं? जैसे जो कंपनीज हैं दे मस्ट सीक इन प्रिंसिपल अप्रूवल, इन्हें इन प्रिंसिपल अप्रूवल लेना होगा फ्रॉम द स्टॉक एक्सचेंज within a 5 working days after their board approves the bonus issues. Second आपका पॉइंट क्या है? The day after the record date will be considered as a deemed date of allotment. इसको जो है आपका कंसिडर किया जाएगा deemed date of allotment and इस डेट के बाद on this date जो स्टॉक एक्सचेंज है ये रिलीज करेगा नोटिफिकेशन about the detailing of the number of bonus shares जो इशू किए गए हैं on the date of allotment. Next है companies which are required to submit all necessary documents by the to the depositors by the 12 noon the next working day after the record date. तो आपको 12 बजे तक नेक्स्ट वर्किंग डे के आपकी जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो डिपॉजिट करनी है, वो डॉक्यूमेंट्स डिपॉजिट करने हैं डिपॉजिटरीज को। इसके अलावा बोनस शेयर्स विल बी क्रेडिटेड डायरेक्टली टू द शेयर होल्डर्स अकाउंट अंडर द सेम International Security Identification Number System, that is ISIN, as a existing equity shares, eliminating the need of temporary ISNA. तो बेसिकली टेम्पररी जो ISIN है उनको हटा दिया गया है, अब डायरेक्टली जो है ये क्रेडिट कर दिए जाएंगे शेयर होल्डर्स के अकाउंट्स में। ठीक है, अब स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन देखिए सेबी की, तो इसके चेयरमैन है मदावीपुरी बुच, हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में, 1988 में से स्टैब्लिश किया गया था। क्लियर है? नेक्स्ट इज India recently in September achieved a Tier 1 status in a 5th edition of Global Cybersecurity Index with a score of 98.49. The index is released by which organization? तो recently Global Cybersecurity Index रिलीज किया है कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने? इट इज इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन द्वारा रिलीज किया गया है, जिसमें इंडिया जो है Tier 1 स्टेटस इंडिया को दिया गया है।
ये क्लियर हुआ। और इंडिया के साथ साथ टीयर 1 में आपकी जो है 46 कंट्रीज आपकी इंक्लूडेड हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें बाकी टीयर्स की, जैसे टीयर 3 और टीयर 4 हो गया। टीयर 3 मतलब जिसमें स्टैब्लिशिंग कंट्रीज होती हैं, ठीक है। टीयर 3 फॉर स्टैब्लिशिंग कंट्री एंड टीयर 4 जो आपकी इवॉल्विंग कंट्रीज होती हैं। तो टीयर 3 और टीयर 4 में सबसे ज्यादा कंट्रीज या मेजॉरिटी ऑफ कंट्रीज जो हैं वो आपकी लाई करती हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे बात की जाए कौन से पिलर्स पे, कौन से आपके जो हैं कंपोनेंट्स हैं जिसपे बेस्ड ये आपका असेसमेंट होता है, तो ये आपके 5 पिलर होते हैं, जैसे लीगल मेजर्स, टेक्निकल मेजर्स, ऑर्गेनाइजेशनल मेजर्स, कैपेसिटी डेवलपमेंट एंड कॉपरेशन। तो ये 5 पिलर्स पे बेस्ड असेसमेंट आपका किया जाता है। और इसके बेसिस पे इस यहाँ पे ये बताया गया है कि सबसे ज्यादा जो एडवांसमेंट देखी गई है साइबर सिक्योरिटी में, ये आपकी अफ्रीकन रीजन में देखी गई है, ठीक है। कौन से रीजन में? अफ्रीकन रीजन में सबसे ज्यादा यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी में एडवांसमेंट देखी गई है। फाइन। नेक्स्ट इज as per the 2024 Mega Hub report released by the official airline guide, which Indian airport has been ranked 24th spot at the 24th spot among the Mega Hub airports globally। तो जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 50 आपके ग्लोबल मेगा हब एयरपोर्ट की लिस्ट बनाई गई थी, जिसमें इंडिया के 2 आपके इंटरनेशनल एयरपोर्ट शामिल किए गए हैं। जो 24th स्पॉट पे आपका शामिल किया गया है, इट इज इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है। दूसरा आपका है छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई। क्लियर है। टॉप एयरपोर्ट की बात करें, जो 50 एयरपोर्ट की लिस्ट थी, इसमें टॉप 3 एयरपोर्ट्स आपके हैं। लंदन हैथ्रो एयरपोर्ट ऑफ यूके, कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑफ मलेशिया एंड टोक्यो हेनेडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑफ जापान, जिसमें से जो लंदन हैथ्रो एयरपोर्ट है ये आपका वर्ल्ड का मोस्ट इंटरनेशनली कनेक्टेड एयरपोर्ट बना है, ठीक है। अब यहाँ पे OAG की अगर बात करें तो इसके CEO करेंटली है फिलिप क्लॉल। हेडक्वार्टर लोकेटेड आपका लूटन यूके में एंड इट एस्टैब्लिश इन द ईयर 1929। अब इंडियन एयरपोर्ट्स की अगर बात करें नाउ, अभी उससे पहले एक और चीज डिस्कस करेंगे। जो टॉप 10 आपके ग्लोबल एयरपोर्ट थे, इसमें डोमिनेंट कैरियर जो आपका है, कैरियर जो है ये रहा है आपका ब्रिटिश एयरवेज यूके का, ठीक है। जिसमें कनेक्शन अगर हम देखें तो 61,356 कनेक्शन हमें देखने को मिलते हैं विद अ डेस्टिनेशन ऑफ 227। वेयर सेकेंड नंबर पे एयर एशिया आ जाता है विद 33,411, जापान एयरलाइंस विद 24,683 कनेक्शंस, ठीक है। वहीं पे अगर हम इंडिया की बात करें तो जैसे कि मैंने बोला टॉप ग्लोबल एयरपोर्ट में 2 आपके इंडियन एयरपोर्ट थे, एक तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली एंड छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिनकी ग्लोबल रैंक 24 for the Indira Gandhi International Airport and 44th for the छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपकी रही है, ठीक है। और इसमें डोमिनेंट जो आपका कैरियर है वो रहा है इंडिगो, ठीक है। ये क्लियर हुआ। अब बात करें अगर टॉप 25 लो कॉस्ट कैरियर एयरपोर्ट मेगा हब्स की लिस्ट में, इंडिया का जो आपका इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इसकी रैंक रही है आपकी 5th, जो पहले 2023 में कितनी रैंक हुआ करती थी? 6th रैंक हुआ करती थी, बट अब ये 5th रैंक हो गई है 2024 में। वेयरएस जो आपका छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इसकी रैंक सेम बनी हुई है, 2024 में भी यही थी और 2023 में भी 11th रैंक ही थी। क्लियर है। नेक्स्ट आ जाता है S. Jaishankar, the External Affairs Minister, recently in September released a commemorative stamps for celebrating 75 years of diplomatic relationship between India and Dash। तो रिसेंटली हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने इंडिया और रोमानिया के जो डिप्लोमेटिक रिलेशन थे उसको 75 ईयर्स कंप्लीट हुए हैं, तो उसी के उपलक्ष्य में एक स्टैंप जो है रिलीज किया है, विच इज योर, यहाँ पे आप देख सकते हो ये स्टैंप है, तो आंसर क्या हो जाएगा? रोमानिया, ठीक है। इस स्टैंप में आप देख सकते हो 75 ईयर्स ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशन इंडिया और रोमानिया के, उस उपलक्ष्य में ये स्टैंप रिलीज की गई है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मंडाविया चेयर द सेकंड फॉर्मल मीटिंग ऑफ अ COP9 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ब्यूरो एंड द थर्ड फॉर्मल मीटिंग ऑफ फंड्स अप्रूवल कमिटी अंडर द यूनेस्को इंटरनेशनल कन्वेंशन अगेंस्ट डोपिंग इन स्पोर्ट्स हेल्ड इन डैश। तो बेसिकली यहाँ पे आपकी एक तो सेकंड फॉर्मल मीटिंग हुई थी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP9 की, COP9 ब्यूरो, एंड थर्ड फॉर्मल मीटिंग आपकी हुई थी फंड्स अप्रूवल कमिटी अंडर द यूनेस्को इंटरनेशनल कन्वेंशन अगेंस्ट डोपिंग इन स्पोर्ट। ये कहाँ पे हुई थी? ये आपकी जो है न्यू दिल्ली में आपकी मीटिंग्स हुई थी, ठीक है। इस मीटिंग में एक MOU साइन किया गया था बाय NADA, बिटवीन NADA एंड NLU। अब इस
MOU की अगर बात करें तो इस MOU में बेसिकली ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन कोलैबोरेट करेंगी किस चीज के लिए? टू एनहांस कॉर्पोरेशन इन एंटी डोपिंग लॉ, पॉलिसी एंड एजुकेशन, एंड द कोलैबोरेशन will focus on developing joint certificate courses, academic research and organizing seminars, workshop and conferences किस चीज के लिए? To raise awareness and to foster more inclusive and informed approaches of this anti-doping practices. ठीक है, ये क्लियर हुआ? Next question है, name the organization that has introduced a strict environmental compensation guidelines to penalize violation of a battery waste management rules 2022. तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने लॉन्च किया है, जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया है एनवायरमेंटल कंपनसेशन गाइडलाइंस पेनलाइज करने के लिए बैटरी बेसिकली जो वायलेशन करेंगे बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट रूल का? तो इट इज सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड. कौन सी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा लाई गई है गाइडलाइंस? सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा. अब यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स लिख लेते हैं इन गाइडलाइंस के. जैसे इस गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग अगर कोई बैटरी वेस्ट डिस्पोजल रेगुलेशन को फॉलो नहीं करता है या आपके मीट नहीं करता है मेटल स्पेसिफिक एक्सटेंडेड प्रोसीजर रिस्पॉन्सिबिलिटी टारगेट्स को, इन दैट केस इन पे पेनलाइज जो है या पेनल्टीज जो हैं वो लगाई जाएंगी, इन्हें पेनलाइज किया जाएगा. ठीक है. देन नेक्स्ट है कि जो गवर्नमेंट है इन्होंने सेट किया है EPR क्रेडिट कॉस्ट जो आपका बताया गया है 18 पर किलोग्राम फॉर लीड बैटरीज एंड 2400 पर केजी फॉर लिथियम बैटरीज. तो ये दोनों ध्यान में रखनी है. इसके अलावा एप्लीकेशन फीस जो है फॉर द रजिस्ट्रेशन अंडर दीज रूल्स ये आपके इज इक्वल्स टू द ECs जो सेट की गई हैं 20,000. अगर पहला डिफॉल्ट होता है तो 20,000, दूसरा डिफॉल्ट होगा तो वो डबल हो जाएगी, तीसरे डिफॉल्ट में फिर डबल हो जाएगी. ठीक है, जैसे 20,000 है फिर ये 40,000 हो जाएगा, फिर ये आपका जो है थर्ड डिफॉल्ट में 80,000 हो जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया है अगर जो डिपॉजिट है विद इन अ मंथ आप कर देते हो, इन दैट केस एनुअल इंटरेस्ट चार्ज जो है वो आपका 12% रहेगा. वेयरएज अगर एक मंथ के बाद होता है बट विद इन 3 मंथ्स हो जाता है, इन दैट केस 24% एनुअल इंटरेस्ट रेट यहाँ पे आपको अप्लाई किया जाएगा. क्लियर है. Next is, which among the following organization has recently in September received the 2024 United Nations Interagency Task Force, that is UNIATF award for its significant multi-sectoral action to prevention and control of a non-communicable diseases and mental health. तो basically जो अवार्ड है आपका UNIATF अवार्ड, ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को दिया जाता है जो बेसिकली आपके अच्छा काम करती हैं फॉर दी कंट्रोलिंग ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस एंड मेंटल हेल्थ. ठीक है, इनके प्रिवेंशन के लिए बेसिकली इनके कंट्रोल के लिए काम करते हैं. तो ये अवार्ड इस साल दिया गया है, 2024 को अवार्ड दिया गया है आपका काउंसिल, ये अवार्ड दिया गया है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च जो आपका लोकेटेड है न्यू दिल्ली, दिल्ली में, जिसका हेडक्वार्टर आपका न्यू दिल्ली, दिल्ली में है. ठीक है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च को ये अवार्ड दिया गया है. Next is, name the personality who has been appointed as a new Director General of a Narcotics Control Bureau, that is NCB. NCB के नए डायरेक्टर जनरल कौन बनाए गए हैं? इनका नाम है अनुराग गर्ग. इन्होंने रिप्लेस किया है आपका अनीश दयाल को. ठीक है. अब NCB की बात करेंगे तो इसका हेडक्वार्टर आपका लोकेटेड है न्यू दिल्ली, दिल्ली में और इसे 1986 में स्टैब्लिश किया गया है. फाइन. नेक्स्ट इज, name the company that has launched a project 200 during the 8th Bangalore Space Expo 2024. तो जो यहाँ पे जो है जो 8th एडिशन आपका हुआ था बेंगलुरु स्पेस एक्सपो का इन बैंगलोर कर्नाटका, ये इस इवेंट के दौरान प्रोजेक्ट 200 जो है वो लॉन्च किया गया था. कौन सी कंपनी द्वारा? बेलेट्रिक्स एरोस्पेस द्वारा इसको जो है लॉन्च किया गया था. ये जो प्रोजेक्ट है ये एक बेसिकली एक सैटेलाइट जो है उसको यहाँ पे हमें इनोवेटिव सैटेलाइट को डेवलप करना है, डिजाइन करना है. किस चीज के लिए? ऑपरेट करने के लिए अल्ट्रा लो अर्थ ऑर्बिट में, जिसका रेंज आपका 180 किलोमीटर से 250 किलोमीटर्स होता है. ठीक है, 180 से 250 किलोमीटर्स की इसकी रेंज रहती है. ठीक है. जो 8th एडिशन था बेंगलुरु स्पेस एक्सपो का, इसे किसने ऑर्गेनाइज किया था? इसरो ने, इन स्पेस ने और न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने. इन तीनों ने इसे जो है ऑर्गेनाइज किया था. जो 2 दिन का आपका इवेंट था, 18 से 20 सितंबर का ये इवेंट था. ठीक है. बेलेट्रिक्स एरोस्पेस के स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन देखें तो करंट CEO इसके हैं रोहन M गणपति जी. हेडक्वार्टर लोकेटेड है आपका बेंगलुरु कर्नाटका में और इसे 2015 में स्टैब्लिश किया गया था. क्लियर है. नेक्स्ट इज, यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी ने रिलीज की है एक बुक जिस बुक का नाम है रंधुरंधार
शहाजी राजे भोसले, ऑथर्ड बाय डैश। तो इस बुक को किसने लिखा है, इस बुक के ऑथर कौन है? इनका नाम है अमर युवराज दंगत। क्या नाम है? अमर युवराज दंगत, जो आपके हिस्टोरियन है। ही इज अ पुणे बेस्ड हिस्टोरियन इन नागपुर, महाराष्ट्र। इन्होंने बुक लिखी है जो बेसिकली है अबाउट शहाजी राजे भोसले, जो आपके मराठा जनरल है 17th सेंचुरी के, एंड ही इज द फादर ऑफ अ छत्रपति शिवाजी महाराज, जो आपके मराठा रूल के फाउंडर हैं। ठीक है, मराठा रूल दैट इज स्वराज्य के फाउंडर है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, When was the first ever World Cleanup Day is observed across the globe? तो सबसे पहला, ठीक है, फर्स्ट है इस वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो पहला वर्ल्ड क्लीनअप डे हमने ऑब्जर्व किया था 20 सितंबर 2024 को। क्लियर है? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। और इसका आपका थीम था आर्कटिक सिटीज एंड मरीन लिटर। आर्कटिक सिटीज मरीन लिटर, जो आपका मनाया गया था त्रोम्से सिटी ऑफ नॉर्वे में। ये क्लियर हुआ? नाउ अब यहाँ पे क्लीनअप की बात की गई है, तो ग्लोबल इनिशिएटिव जो क्लीनअप के लिए यहाँ पे आपके इंट्रोड्यूस किए गए हैं, तो पहला आपका है प्लीज इनिशिएटिव, प्लास्टिक फ्री रिवर्स एंड सीज फॉर साउथ एशिया। ये इनिशिएटिव जो है इट इज लेड बाय द साउथ एशिया कॉर्पोरेटिव एनवायरमेंट प्रोग्राम दैट इज स्केप, एंड इट इज स्पॉन्सर्ड बाय द वर्ल्ड बैंक। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये स्पॉन्सर कौन कर रहा है? वर्ल्ड बैंक इसे स्पॉन्सर कर रहा है, जिसका मेन एम है कि हमें मरीन प्लास्टिक पॉल्यूशन को मिनिमाइज करना है, कम करना है। क्लियर है? नेक्स्ट आपका इनिशिएटिव है जो मालदीव द्वारा लॉन्च किया गया था, नेशनल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी। ठीक है, इसे कब लाया गया था? जून 2024 में इसे लाया गया था, एंड इट इज ऑल्सो सपोर्टेड बाय द वर्ल्ड बैंक फंडेड मालदीव्स क्लीन एनवायरमेंट प्रोजेक्ट। देन इंडिया की अगर बात करें, तो इंडिया में क्लीनिंग के लिए कौन कौन से इनिशिएटिव हैं? एक तो स्वच्छ भारत अभियान, आप सभी को पता है, ठीक है, जिसे 2014 में लाया गया था। देन नेक्स्ट है इंटरनेशनल कोस्टल क्लीनअप डे, ये हम मनाते हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड, बेसिकली जो हमारी इंडियन कोस्ट गार्ड है, ये जो वहाँ पे बीचेस के आसपास जो लोग रहते हैं, ठीक है, उनको एजुकेट करती है, उनको अवेयर करती है, एनकरेज करती है कि हमारे जो बीचेस हैं उनको क्लीन रखें, ठीक है, उनको प्रिवेंट करें फ्रॉम पोल्यूशन ऑफ अ मरीन एनवायरनमेंट। ठीक है, इसके अलावा और क्या करते हैं इंडिया में? स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर, क्लीन कोस्ट सेफ सी जो है, ये इनिशिएटिव भी यहाँ पे लॉन्च किया गया था 2022 में। इसमें हमारा टारगेट क्या था? जो 75 बीचेस हैं इंडिया के, जो बेसिकली कोस्ट लाइन पे आपके लोकेटेड है, उनको साफ करें। ठीक है, उसके लिए कैंपेन यहाँ पे लॉन्च किया गया था। फाइन। नेक्स्ट इज which state has launched a Bana Khet scheme to offer financial support and assistance to small entrepreneurs and farmers? तो इनमें से कौन सा स्टेट है जिसने बना खेत स्कीम को लॉन्च किया है? तो जो आपके मिजोरम के सीएम है, उन्होंने इस स्कीम को जो है लॉन्च किया था। ठीक है, जो आपकी 19 सितंबर 2024 को लॉन्च की गई थी। 5 साल के लिए ये आपके इनिशियल पीरियड इसका रखा गया है, 5 साल। ठीक है, अब फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए जो अमाउंट यहाँ पे दिया गया है, जो बजट दिया गया है, वो आपका है 1010 करोड़, और फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए ये आपका एडिशनल अमाउंट यहाँ पे अलॉट किया गया है गवर्नमेंट द्वारा 200 करोड़ का। इसके अलावा नोट करना है की पॉइंट्स क्या है कि इस स्कीम के थ्रू जो हमारे स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो हमारे फार्मर्स हैं, उनको 50 लाख तक का जो है लोन दिया जा सकता है। देन जो बेनिफिशरीज हैं, अगर वो टाइमली रीपे करते हैं लोन, तो उनको यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा फ्रॉम इंटरेस्ट सबवेंशन ऑफ अप टू 100%। देन स्पेशल कैटेगरी पॉलिसी यहाँ पे इंक्लूड की गई है, जिसमें आपको ऑफर किया जाएगा ग्रांट इन एड अप टू 1 लाख रुपीज। देन यहाँ पे एमएसपी जो है वो भी इंट्रोड्यूस की गई है गवर्नमेंट द्वारा 4 क्रॉप्स में। कौन कौन सी क्रॉप है? जिंजर, ब्रूम, टर्मरिक, मीजोबिदे, चिली, ये 4 क्रॉप्स में एमएसपी भी यहाँ पे प्रोवाइड की गई है। इसके साथ साथ यहाँ पे डिसाइड किया गया है टू बाय पेडी, इट इज डिसाइडेड टू बाय पेडी फॉर ₹30 पर kg मेनली फ्रॉम दी कोलासिब एंड ममित डिस्ट्रिक्ट। ये क्लियर हुआ? नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू सेलिब्रेट डैश ऑफ एवरी ईयर एज अ तेलंगाना प्रजा पालना डे। ठीक है, तो 17 सितंबर को डिसाइड किया गया है तेलंगाना जो है ऑब्जर्व करेगा, सेलिब्रेट करेगा एज अ तेलंगाना प्रजा पालना डे या डे ऑफ पीपल्स गवर्नेंस। ये क्लियर हुआ? आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अब 17 सितंबर जो है, 17 सितंबर को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया था कि ये ऑब्जर्व करेंगे हैदराबाद लिबरेशन डे। 17 सितंबर को ही 1948 में हैदराबाद मर्ज किया गया था इंडिया में।
ठीक है, आप सभी को पता है इंडिया जो है डिफरेंट स्टेट्स से मिलके बना है और इनिशियली स्टेट्स जो है वो अलग अलग थे, उनको जोड़ा गया है, फिर हमारा प्यारा भारत बना है ना। तो 17 सितंबर 1948 को हैदराबाद मर्ज हुआ था आपका इंडियन यूनियन में, इसी वजह से 17 सितंबर डेट यहाँ पे डिसाइड की गई है। ये क्लियर हुआ, और इस दिन हैदराबाद लिबरेशन डे की डेट भी आपकी होती है। क्लियर है। नेक्स्ट है, विच स्टेट या यूनियन टेरिटरी ने रिसेंटली सेलिब्रेट किया है ज़ंस्कार फेस्टिवल। अब अगर आपको याद हो तो इन मंथ ऑफ अगस्त मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने अप्रूवल दिया था 5 नए डिस्ट्रिक्ट का लद्दाख में, ठीक है, जिसमें से एक डिस्ट्रिक्ट आपका था ज़ंस्कार। तो ज़ंस्कार फेस्टिवल कहाँ मनाया जाएगा आपका? लद्दाख में। तो ऐसे याद रखना है आपको, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई। इस बार इसका 9th एडिशन ऑब्जर्व किया गया था आपका, 2 दिन का ये फेस्टिवल आपका था, ठीक है। इस फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज किया था लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल, डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म एंड कल्चर लद्दाख, देन ऑफ लद्दाख एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कारगिल लद्दाख। तो ये 3 ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर इसे ऑर्गेनाइज किया था, और ज़ंस्कार डिस्ट्रिक्ट बनने के बाद ये पहला ऐसा सेलिब्रेशन आपका हुआ है। जैसे कि मैंने आपको बोला कि 5 डिस्ट्रिक्ट का अप्रूवल यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा यहाँ पे दिया गया था। कौन कौन से 5 डिस्ट्रिक्ट थे ये आपको याद रखने हैं, एग्जाम में पूछे भी जा सकते हैं। ज़ंस्कार, द्रास, साम, नुब्रा एंड चांगतांग। इसी के साथ लद्दाख में जो है आपके कितने डिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं? टोटल 7 डिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। 2 पहले थे, अभी 5 और यहाँ पे ऐड किए गए थे। क्लियर है। Next is, as per the report titled 2024 State of Rhino by the International Rhino Foundation, that is IRF द्वारा एक रिपोर्ट रिलीज की गई है, जिस रिपोर्ट में मेंशन किया गया है कि डैश राइनोसॉर्स, डैश टाइप ऑफ राइनोसॉर्स आर पोटेंशियली अफेक्टेड सीवियरली बाय क्लाइमेट चेंज। तो इनमें से कौन सी आपके स्पीशीज है? 5 स्पीशीज होती है राइनोस की, व्हाइट राइनो, ब्लैक राइनो, ग्रेट वन हॉर्न राइनो, जवान राइनो, सुमत्रन राइनो। तो इन ये 5 स्पीशीज में से कौन सी आपकी स्पीशी है जो आपकी क्लाइमेट चेंज से बहुत ज्यादा इफेक्ट हुई है? तो इट इज ग्रेटर वन हॉर्न राइनो, ठीक है। आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। अब इस रिपोर्ट की अगर बात करें तो इस रिपोर्ट में मेंशन किया गया है कि वर्ल्ड वाइड, पूरे वर्ल्ड में अभी 28,000 राइनोस जो है, फ्यूअर देन 28,000 राइनोस, ये आपकी पॉपुलेशन है राइनोस की। जो हमारे गेंडे हैं उनकी पॉपुलेशन धीरे धीरे कम हो गई है। लोग इन्हें बेसिकली इनके जो हॉर्न है उसकी वजह से मार देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन एक बन सकता है कि जो ग्रेट वन हॉर्न राइनो है ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, या जिन्हें हम इंडियन राइनो के नाम से भी जानते हैं। इंडियन राइनो दैट मीन्स इंडिया में तो पाए जाते होंगे, फिर ये नेपाल में और भूटान में भी देखे जाते हैं, ठीक है। अब इंडिया के कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं? तो असम में ये आपका सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। मतलब जो टोटल पॉपुलेशन अगर हम बात करें इंडिया में जितनी पॉपुलेशन है उसके अकॉर्डिंग 90% जो आपके राइनोस की पॉपुलेशन जो है ये आपके असम में पाई जाती है, और असम के भी काजीरंगा नेशनल पार्क में आप इसकी जनसंख्या ज़्यादा देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन की। जिस ऑर्गेनाइजेशन ने इस रिपोर्ट को रिलीज किया है IRF की, इसके प्रेसिडेंट है जॉन लूकस, हेडक्वार्टर लोकेटेड है आपका टेक्सास USA में, और इट इज फाउंडेड इन द ईयर 1989। इसके अलावा यहाँ पे ये भी मेंशन है कि जो IUCN है इन्होंने अपने इन्होंने बेसिकली जो पॉपुलेशन एस्टिमेट दिया है ग्रेटर वन हॉर्न राइनोस का, ये दिया है 4014 का, ठीक है। जिसमें से क्या बोला गया है कि जो इसकी पॉपुलेशन है ये बढ़ तो रही है, स्टिल IUCN ने इसे वल्नरेबल कैटेगरी में अभी रखा हुआ है। ये क्लियर है। नाउ अब बात करेंगे राइनोस की पॉपुलेशन की। जो डेटा मैंने आपका लिया है वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू से, इसमें मेंशन किया गया है सबसे ज्यादा जो आपके राइनोस हैं इसकी पॉपुलेशन साउथ अफ्रीका में है। सबसे ज्यादा यहाँ पे व्हाइट राइनोस पाए जाते हैं 12,968, ब्लैक राइनो यहाँ पे आपके 2056 हैं, ठीक है, 2056 हैं। देन नामिबिया में इसके बाद आपके राइनोस आ जाते हैं, फिर आपके केनिया में ये राइनोस पाए जाते हैं। अगर हम बात करें इंडिया की, इंडिया में सबसे ज्यादा आपके जो है सबसे ज्यादा क्या हमारे इंडिया में जो है ग्रेटर वन हॉर्न राइनोस ही पाए जाते हैं, जिनकी पॉपुलेशन लगभग आपके 3262 है, ठीक है। देन इंडोनेशिया में आपके सुमंत्रन राइनो जो है एंड जिवान राइनो जो है ये पाए जाते हैं। क्लियर है।
Now next question है, name the organization that has signed two MOUs on a defense industry cooperation with the Emirates Defense Companies Council and EDGC Group of UAE. तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने 2 MOU साइन किए हैं UAE के साथ? इट इज सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर। क्या नाम है? सोसाइटीज ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर। आंसर आपका यहाँ पे है ऑप्शन नंबर डी। और इस एमओयू के तहत तीन जो एरियाज है वहां पे कोलैबोरेशन किया जाएगा इंडिया और यूएई के बीच में, जैसे जॉइंट डेवलपमेंट ऑफ अनमैन्ड सिस्टम्स, देन को प्रोडक्शन ऑफ अ नेक्स्ट जनरेशन प्लेटफॉर्म्स, एंड थर्ड इज एक्सप्लोरेशन ऑफ अ क्रिटिकल मिनरल्स एंड थर्ड कंट्रीज। तो ये 3 एरियाज है जहाँ पे कोलैबोरेशन होगा। इसके अलावा सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स की बात करें तो इसके करंट प्रेसिडेंट है राजेंद्र सिंह भाटिया। हेडक्वार्टर लोकेटेड आपका न्यू दिल्ली में एंड इट एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 2017। ओके, next is, as per 31st August 2024, India has become the dash largest market in the Morgan Stanley Capital International, that is MSCI All Country World Investable Market Index ACWI-IMI by surpassing dash country। तो इंडिया जो है, इंडिया 6th लार्जेस्ट मार्केट बना है मॉर्गन स्टैनले कैपिटल इंटरनेशनल ऑल कंट्री वर्ल्ड इन्वेस्टेबल मार्केट इंडेक्स में, और इंडिया ने सरपास किया है आपका चाइना को। ठीक है, आंसर यहाँ पे है ऑप्शन नंबर ई। और पहली बार ऐसा देखा गया है कि इंडिया ने जो है आपका रिप्लेस किया है, सरपास किया है चाइना को। अगर हम पहले नंबर पे बात करें तो फर्स्ट रैंक होल्डर आपका यूएसए है और इसका वेटेज कितना है, वेट इन परसेंट, ये है 63.23%। सेकेंड नंबर पे आ जाता है आपका जापान विद 5.73%, देन फॉलोड बाय यूके 3.51%, फोर्थ नंबर पे कनाडा है 2.83% से, देन फ्रांस है 2.38% पे, और इंडिया है आपका 2.35% पे। वेयरएज अगर चाइना की बात करें तो चाइना का जो वेटेज है आपका, ठीक है, चाइना का आपका जो वेट परसेंट है ये आपका 2.24% है। ठीक है, और इंडिया का कितना है 2.35%। इसी वजह से इंडिया ने जो है सरपास किया है आपके चाइना को। क्लियर है? नाउ जो इंडेक्स है ये डेवलप कौन करता है? यूएसए बेस्ड पब्लिकली ट्रेडेड फाइनेंशियल कंपनी है, इट इज MSCI। ठीक है, इसके करंट सीईओ कौन है? इट इज हेनरी ए फर्नांडिस। हेडक्वार्टर लोकेटेड आपका न्यूयॉर्क यूएसए में, और इसे 1969 में एस्टैब्लिश किया गया था। फाइन, नेक्स्ट है, इन सितंबर 2024 यूनियन मिनिस्टर राजीव रंजन सिंह, जो आपके मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के जो है आपके यूनियन मिनिस्टर हैं, इन्होंने लॉन्च किया है अमृत कातला, जो एक न्यू जेनेटिकली इंप्रूव्ड वैरायटी है फ्रेश वाटर फिश कैटला की। ठीक है, इसे इंट्रोड्यूस कहाँ पे किया गया है? इसे इंट्रोड्यूस किया गया है भुवनेश्वर के ICAR इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर में। तो आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर डी। ये क्लियर हुआ? नाउ अब आपको नोट करना है कि जो ICAR CIFA है भुवनेश्वर का, इन्होंने जो सेलेक्टिव ब्रीडिंग प्रोग्राम है ये शुरू किया था 2010 में, जिसके तहत जो आपकी कैटला फिश है इसका बॉडी वेट इंप्रूव किया जाना था, और इसके लिए 9 स्ट्रेन जो है कैटला फिश के आपके लिए गए थे वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश से। ठीक है, तो इन सब यहाँ पे जो सेलेक्टिव ब्रीडिंग है प्रोग्राम कब स्टार्ट हुआ था? 2010 में स्टार्ट हुआ था। 9 स्ट्रेन यहाँ से लिए गए थे। कौन कौन सा स्टेट है? वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश हो गया, तो ये याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा नोट करना है जो अमृत काटला आपकी जो न्यू वैरायटी है फिश की, इसे दिया गया है नेशनल फ्रेश वाटर फिश ब्रूड बैंक को। किस लिए दिया गया है? इंश्योर करने के लिए कि इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो, एंड अवेलेबिलिटी इसकी जो है वो आपकी रहे, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर्स को ये अवेलेबल कराया जाए। ठीक है, नेक्स्ट आपको नोट करना है कि जो अमृत काटला प्रोजेक्ट है आपका, इसे नेशनली रिकॉग्नाइज किया गया था एज अ बेस्ट टेक्नोलॉजी अवार्ड एट 96 ICAR फाउंडेशन एंड टेक्नोलॉजी डे, जो आपका 16 जुलाई 2024 को हुआ था, एंड it was formally trademarked as a CIFA अमृत कैटला on 1st August 2024। तो इस टाइप की जो रिकॉग्निशन है वो भी आपको याद रखनी है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इन सितंबर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज गिवन द अप्रूवल टू विच ऑर्गेनाइजेशन to build, own and operate nuclear power plants in India in accordance with the provision of Atomic Energy Act। तो रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा इन मंथ ऑफ सितंबर अप्रूवल दिया गया है अणुशक्ति विद्युत निगम लिमिटेड को। ठीक है, किस चीज के लिए? कि ये बिल्ड करे, ओन करे और ऑपरेट करे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को इंडिया में। अणुशक्ति विद्युत निगम लिमिटेड अश्विनी के नाम से जाना जाता है, जो आपका ज्वाइंट वेंचर है न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड NPCIL का।
जो 51% जिसका शेयर है इस जॉइंट वेंचर में, एंड रेस्ट आपका है एनटीपीसी लिमिटेड का। क्लियर है? इसी के अलावा आपको नोट करना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया है, किस चीज का अप्रूव किया है? ट्रांसफर ऑफ माही बंसवाड़ा राजस्थान एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट विच इज 4/700 megawatt based on indigenous pressurized heavy water reactors technology from NPCIL। पहले किसके पास था? NPCIL के पास। अब इसे अश्विनी जो जॉइंट कंपनी है उनको दे दिया गया है, दैट इज NPCIL के साथ साथ अब इसमें NTPC भी काम करेगा। क्लियर है? इसी के साथ एक और चीज यहाँ पे अप्रूव की गई है, दैट इज एग्जेम्पशन ऑफ NPCIL टू इन्वेस्ट मोर देन ₹500 करोड़, एंड आपका एनटीपीसी का जो है एग्जेम्पशन यहाँ पे दिया गया है कि ये इन्वेस्ट कर सकते हैं मोर देन 5,000 करोड़ इन अ सिंगल और जॉइंट वेंचर सब्सिडी कंपनी में। क्लियर है? नेक्स्ट इज स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन ऑफ NPCIL एंड NTPC। NPCIL के करंट चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? इनका नाम है भुवन चंद्र पाठक। हेडक्वार्टर लोकेटेड है आपका मुंबई महाराष्ट्र में। इसे एस्टैब्लिश किया गया था 1987 में। एंड NTPC की बात करें तो इसके करंट CMD हैं गुरदीप सिंह। हेडक्वार्टर लोकेटेड है आपका न्यू दिल्ली में एंड एस्टैब्लिश किया गया था 1975 में। नेक्स्ट इज नेम द स्कीम दैट वाज रिसेंटली इन सितंबर लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस विच इज सेविंग कम पेंशन स्कीम फॉर माइनर्स। तो इनमें से कौन सी आपकी पेंशन स्कीम आपको दिख रही है? इट इज NPS। ठीक है, नेशनल पेंशन सिस्टम वात्सल्य स्कीम जो है वो रिसेंटली लॉन्च की गई है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस द्वारा। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनके द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। अब यहाँ पे NPS है क्या? NPS वात्सल्य स्कीम क्या है इसके बारे में देखते हैं। ये एक आपका जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हमारी स्कीम है NPS टू चिल्ड्रन, उसका एक एक्सटेंशन है। ठीक है, जहाँ पे PFRDA और PFRDA जो है ये से मैनेज करेगा, एंड परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर कार्ड जो है वो इश्यू किए जाएंगे जो भी हमारे नए सब्सक्राइबर होंगे उनको, माइनर सब्सक्राइबर को। क्लियर है? इसके अलावा मिनिमम अमाउंट जो यहाँ पे चाहिए होगा इस अकाउंट को, वात्सल्य अकाउंट को ओपन कराने में, ये आपका 1000 होगा। इसके बाद जो सब्सक्राइबर हैं ये कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं साल में 1000 रुपीज। इसकी कोई मैक्सिमम लिमिट यहाँ पे नहीं रखी गई है। क्लियर है? ये भी ध्यान में रखना है। इसके अलावा कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं। जैसे एज की अगर बात करें तो 18 साल से कम होना चाहिए जो माइनर है हमारा। नेक्स्ट इज जो भी आपका पेरेंट या गार्जियन है वो इंडियन सिटीजन होने चाहिए। अब बेनिफिट्स जो हैं वो आप ले सकते हो जब जो माइनर है वो 60 ईयर्स का हो जाएगा। ठीक है, तब यहाँ पे बेनिफिट्स लिए जा सकते हैं इस स्कीम के। इसके अलावा ये जो अकाउंट है आप कहाँ से ओपन करा सकते हो? थ्रू बैंक्स, पोस्ट ऑफिस, पेंशन फंड्स, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू ये आपका ओपन कराया जा सकता है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है कि यहाँ पे 3 साल का लॉक इन पीरियड है। इसके बाद मैक्सिमम 3 विड्रॉल्स यहाँ पे किए जा सकते हैं। ये बेसिकली अलाउड है यहाँ पे, दैट इज अप टू 25% ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन। किस चीज के लिए? एजुकेशन पर्पज के लिए, स्पेसिफिक डिजीज के लिए या हैंडीकैप के लिए। ठीक है, नेक्स्ट इज जब बच्चा 18 साल का हो जाए तो इसका जो वात्सल्य अकाउंट है ये रेगुलर NPS अकाउंट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। देन नेक्स्ट पॉइंट है, अगर जो आपका अमाउंट है, जो डिपॉजिट अमाउंट है, ये 18 साल जब बच्चा हो जाएगा, इन दैट केस अगर ये अमाउंट जो है ये सरपास कर जाए आपका 2.5 लाख को, इन दैट केस 80% जो आपका अमाउंट है ये यूज किया जा सकता है एन्युटी परचेज करने के लिए, और रिमेनिंग 20% जो है इट कैन बी टेकन एज लमसम अमाउंट। फाइन। नेक्स्ट आपका नेक्स्ट पॉइंट है, अगर जो कंट्रीब्यूटर की डेथ हो जाती है, इन दैट केस जो आपका अपॉइंटेड गार्जियन होगा उसको सारा अमाउंट यहाँ पे रिटर्न कर दिया जाएगा। ठीक है, एंड इसके अलावा नोट करना है जो ये इवेंट था जहाँ पे स्कीम को लॉन्च किया गया था, इस लॉन्च इवेंट में फाइनेंस मिनिस्टर ने अटल पेंशन योजना के बारे में भी यहाँ पे बताया था कि अभी तक, ठीक है, 2015 में से जो है स्टार्ट किया गया था और अभी तक इसमें 6.90 करोड़ पीपल जो है उन्होंने इसे सब्सक्राइब किया है। ठीक है, इसे ज्वाइन किया है। फाइन। नेक्स्ट इज इन सितंबर 2024 इंडिया ने साइन किया है एक एक्सटेंडेड MOU कौन सी कंट्री के साथ? ऑन द मैरीटाइम टाइम इश्यूज। तो ये साइन किया गया है डेनमार्क के साथ। ठीक है, इट इज साइन विद द डेनमार्क, और इस MOU के तहत दोनों जो नेशन है ये आपके जॉइंट प्रोजेक्ट्स पे वर्क करेंगे, जो बेसिकली जिसका बेसिकली फोकस रहेगा आपका डेवलप करने में हाइड्रोजन एंड अमोनिया बेस्ड फ्यूल आपके शिप्स के लिए। साथ में ही ये सपोर्ट करेगा इंडिया के मैरीटाइम अमृतकाल विजन 2047 को। क्लियर है?
नेक्स्ट इज रिसेंटली इन सितंबर यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है प्रपोजल मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर का फॉर फिक्सिंग द न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी रेट्स फॉर राबी सीजन 2024 जो 1 अक्टूबर 2024 से 31 मार्च 2025 तक रहेगा ऑन फॉस्फेटिक एंड पोटासिक फर्टिलाइजर व्हाट इज द पर केजी एनबीएस रेट्स फॉर फॉस्फेट। तो फॉस्फेट के लिए आपका पर केजी का क्या रेट रखा गया है यहाँ पे, इट इज योर 30.80, ठीक है। आंसर आपका हो जाएगा, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। इसके अलावा यहाँ पे जो आपका नोटिफिकेशन आया था इसके थ्रू अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन का जो पर केजी न्यूट्रिएंट आपका एनबीएस रेट है इट इज 43.02%, फॉर फॉस्फेट इट इज 30.80, for potash it is 2.38 and for sulfur it is 1.76। इसके अलावा यहाँ पे मेंशन किया गया था जो टेंटेटिव बजटरी रिक्वायरमेंट है राबी सीजन के लिए 2024 के इट इज अप्रोक्सीमेटली 24,475.53 करोड़। फाइन। नेक्स्ट इज यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस NCOE को यहाँ पे इन्होंने एस्टैब्लिश करने के लिए अप्रूवल दे दिया है फॉर एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स एंड एक्सटेंडेड रियलिटी के लिए। अब कौन से सिटी में ये आपका एस्टैब्लिश किया जाएगा, तो मुंबई महाराष्ट्र में ये एस्टैब्लिश किया जाएगा। क्लियर है, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पे जो अप्रूवल दिया गया है ये अप्रूवल दिया गया है सेक्शन 8 कंपनी अंडर दी कंपनीज एक्ट 2013 के तहत, ठीक है, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पार्टनर्स आपके रहेंगे फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एंड कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री दैट इज CII, FICCI और CII गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पार्टनर्स रहेंगे इस एस्टैब्लिशमेंट में। क्लियर है। अब जो आपका ये सेंटर है इसका काम क्या रहेगा, ये जो हमारे रिसर्च और डेवलपमेंट है इसको एनहांस करेगा, इसको बढ़ाएगा। साथ में ही ये कैसे किया जाएगा कि जो अलग अलग फील्ड्स के एक्सपर्टीज हैं उनको एक साथ लाया जाएगा ताकि जो हमारा जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है वो और अच्छा हो जाए, ठीक है। साथ में ही यहाँ पे जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है आपके वो भी कराए जाएंगे, प्रोफेशनल्स को ट्रेनिंग यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी या जो न्यूबीज हैं उनको यहाँ पे ट्रेनिंग्स प्रोवाइड की जाएगी ताकि मतलब जो भी नई टेक्नोलॉजी है उसके लिए यहाँ पे ये ट्रेनिंग्स प्रोवाइड की जाएगी। टेक्नोलॉजी जो आपके एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स एंड एक्सटेंडेड रियलिटी को और एनहांस करेगी। क्लियर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, रिसेंटली यूनियन कैबिनेट ने अप्रूवल दिया है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ नेक्स्ट जनरेशन ऑफ लॉन्च व्हीकल, स्टैब्लिश करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन को, साथ में ही and towards developing capabilities for Indian crewed landing on a moon by 2040। अब ये क्वेश्चन है कि टोटल बजट क्या है इस प्रोजेक्ट का, जो यहाँ पे हमने बात की है कि इसके डेवलपमेंट के लिए यहाँ पे अप्रूवल दिया गया है और बजट दिया गया है इसके डेवलपमेंट के लिए 8,240 करोड़ का, ठीक है। आंसर यहाँ पे है ऑप्शन नंबर सी। अब इस बजट से हम जो है डेवलप करेंगे ये सारी चीजें। इसमें 3 डेवलपमेंट फ्लाइट्स हमारी इंक्लूडेड होंगी, एसेंशियल फैसिलिटी एस्टैब्लिशमेंट्स यहाँ पे इंक्लूडेड है, प्रोग्राम मैनेजमेंट एंड लॉन्च कैंपेन, इन सब चीजों का ये टोटल बजट आपका दिया गया है 8,240 करोड़ का, ठीक है। अब NGLV की बात करें जिसे सूर्य के नाम से भी जाना जाता है, ये आपका 3 स्टेज पार्शियली रियूजेबल हैवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल है जो हमारा 30 टन तक का जो इसकी कैपेबिलिटी है वो ये कैरी कर सकता है। इतना ये आपका जो है भार कैरी कर सकता है लो अर्थ ऑर्बिट में, एंड इवन यहाँ पे जो इसका फर्स्ट स्टेज है ये आपका रियूजेबल है, ठीक है, तो ये भी नोट करना है। इसके अलावा यूनियन कैबिनेट ने अप्रूवल दिया है कि जो हमारा पहला भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन है उसका जो फेज 1 है उसके लिए अप्रूवल यहाँ पे मिला है और इसके लिए एडिशनल फंडिंग यहाँ पे प्रोवाइड की गई है यूनियन कैबिनेट द्वारा 11,170 करोड़ की। क्लियर है। नाउ अब ये डेवलपमेंट करेगा कौन, बेसिकली भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन को डेवलप किया जाएगा, सेटअप किया जाएगा बाय इसरो एंड ये फेज मैनर में आपका असेंबल किया जाएगा और इसरो ने यहाँ पे बताया है कि 2035 तक हम इसे एस्टैब्लिश कर देंगे। क्लियर है। नेक्स्ट है, द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द डेवलपमेंट ऑफ अ वीनस ऑर्बिटर मिशन by the Department of Space to explore and study Venus. The total fund approved for the Venus orbiter mission is dash। तो यूनियन कैबिनेट द्वारा अभी VOM मिशन जो है इसको अप्रूवल दिया गया है, हरी झंडी यहाँ पे दी गई है इसके डेवलपमेंट के लिए। अब क्वेश्चन है कि टोटल फंडिंग जो अप्रूव की गई है इस मिशन के लिए इट इज योर 1,000
1236 करोड़। ठीक है, कितनी फंडिंग दी गई है? 1236 करोड़, जिसमें से 824 करोड़ जो है वो आपका स्पेंड किया जाएगा स्पेस क्राफ्ट को बनाने के लिए। ठीक है, अब स्पेस क्राफ्ट बनाएगा कौन? इसरो इसे जो है बनाएगी एंड इसे डेवलप करेगी और इसे लॉन्च करेगी एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू बी अकम्प्लिश्ड ऑन द अपॉर्चुनिटी अवेलेबल ड्यूरिंग द मार्च 2028। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट इज, अभी रिसेंटली यूनियन कैबिनेट ने अप्रूवल दिया है किस चीज के लिए? चंद्रयान 4 मिशन के लिए। ठीक है, चंद्रयान 4 मिशन, अभी तक हमने पढ़ा था चंद्रयान 1, 2, 3 के बारे में। तीसरा जो हमारा चंद्रयान मिशन था वो लैंड किया था मून में। अब चौथा जो मिशन है इसका काम क्या रहेगा? ये मून पे लैंड करेगा, वहां से सैंपल उठाएगा, अर्थ पे लाएगा और अर्थ में हम इसका एनालिसिस करेंगे। तो ये सारे कामों के लिए चंद्रयान 4 का अप्रूवल यूनियन कैबिनेट द्वारा अभी जो है दिया गया है। ठीक है, नाउ चंद्रयान 4 मिशन जो है इट विल अचीव द फाउंडेशनल टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटीज फॉर लैंडिंग ऑन द मून बाय द ईयर 2040 एंड रिटर्न सेफली बैक टू द अर्थ। तो ये सब चीजें मेंशन की गई है और इसके लिए आपका जो फंड है वो कितना यहाँ पे बताया गया है? इट इज 2104.06 करोड़। क्लियर है? नाउ अब बात करेंगे इंटरनेशनल डे और नेशनल डे की। ठीक है, पहले आपका है वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे। इसे हम ऑब्जर्व करते हैं 18 सितंबर को और पहले इसे 18 अक्टूबर को मनाया जाता था। अब 2024 की क्या थीम थी? वाटर फॉर पीस। ठीक है, 2024 की थीम याद रखनी है, वाटर फॉर पीस इसकी थीम थी। नेक्स्ट आपका है इंटरनेशनल इक्वल पे डे, जिसे 18 सितंबर को हम मनाते हैं और इसका 5th एडिशन जो है हमने 2024 में ऑब्जर्व किया था। क्लियर है? इसके अलावा नोट करना है जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है इनके अकॉर्डिंग जो विमेन्स है उनको, जैसे फॉर एग्जाम्पल विमेन और मेन जो है इनको सेम टास्क दिया गया है। ठीक है, एक ही टास्क दिया गया है, इसके लिए मेंस को ज्यादा पे ऑफर की जाती है एज कम्पेयर टू विमेन। तो दोनों के कंपैरिजन में जो विमेन है इनको 20% जो है पे कम दिया जाता है एज कम्पेयर टू योर मेन। ठीक है, तो ये सब चीजें आपके इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा मेंशन की गई हैं। क्लियर है? आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे इसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।